दोस्तों, आपने बहुत सारी महान हस्तियों के बारे में सुना होगा, लेकिन आज के इस वीडियो में हम जिस इंसान के बारे में बात करने वाले हैं वो कोई आम इंसान नहीं है, बल्कि वह इंसान किसी भी असंभव काम को संभव बनाने की काबिलियत रखता था। आज हम एक ऐसे महान शख्स के बारे में जानेंगे जिसके बारे में कहा जाता है कि उसने अपनी सेना, जो कि पहले से इतनी सहमी हुई थी, उनके बीच खुद को सन ऑफ गॉड बता के अपने सैनिकों को हिम्मत दी और उन्हें सपना दिखाया दुनिया भर में राज करने का। इस इंसान ने मुट्ठी भर सेना होने के बाद भी युद्ध पर फतह हासिल की और इतिहास में अपना नाम दर्ज करवाया। तो चलिए जानते हैं आज की इस वीडियो में एक ऐसे ही महान सोच रखने वाले शख्सियत नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में। चलिए सबसे पहले हम नेपोलियन के बचपन के बारे में जानते हैं। कार्लो बोनापार्ट और मारिया लैटिजा रामोलिनो के दूसरे बेटे नेपोलियन बोनापार्ट का जन्म 15 अगस्त 1769 में कोर्सिका आइलैंड में हुआ था। इनके बचपन का नाम नबूलियो था और यह कुल 8 भाई बहन थे। बोनापार्ट के फादर एक लॉयर और रेवोल्यूशनरी थे जिन्होंने कोर्सिका की आजादी के लिए फ्रांस के अगेंस्ट चल रही लड़ाई में अहम योगदान दिया था। ऐसे में कहा जा सकता है कि नेपोलियन के खून में ही बहादुरी बसी हुई थी। इसके बाद नेपोलियन के पिताजी कुछ समय बाद में फ्रांस के राजा के दरबार में काम करने लगे। बचपन से ही नेपोलियन के मन में था कि मुझे लाइफ में कुछ बड़ा करना है और अपने आप को साबित करना है, जिससे कि पूरा फ्रांस उन्हें अपना बना ले और पूरे फ्रांस के साथ साथ पूरी दुनिया भर में मेरी ही धाक हो। 9-10 साल की उम्र में उन्हें फ्रांस के एक रिलीजियस स्कूल में भेज दिया गया, जहां इन्हें बाकी स्टूडेंट बुली करते थे क्योंकि यह कद काठी में छोटे और फ्रेंच लैंग्वेज सही ढंग से बोल नहीं पाते थे। सारे बच्चे इन्हें आउटसाइडर कहकर चिढ़ाते थे और इनके रहन सहन पर भी ताने मारते थे। आगे आने वाले समय में नेपोलियन कितना बड़ा नाम बनने वाला था, इसका अभी तक किसी को अंदाजा नहीं था, शायद खुद नेपोलियन को भी नहीं। स्कूल पूरा हो जाने के बाद नेपोलियन ने मिलिट्री ज्वाइन करने की सोची, जिसके चलते उन्होंने 1785 में एक मिलिट्री कॉलेज में ट्रेनिंग ली और फिर पेरिस के मिलिट्री एकेडमी में पढ़ाई की। इसके बाद उन्होंने फ्रेंच आर्मी को ज्वाइन कर लिया। हमारे इतिहास में फ्रांसीसी को वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट रेवोल्यूशनरी इवेंट माना जाता है, क्योंकि इसी रेवोल्यूशन के बाद डेमोक्रेसी की शुरुआत हुई। नेपोलियन बोनापार्ट, जो कि फ्रांसीसी क्रांति के दौरान प्रमुखता से उभरे और इतिहास के सबसे महान सैन्य नेताओं में से एक के रूप में जाने गए। खैर, जैसे ही फ्रांस में मोनार्की खत्म हुई, बाहरी देश फ्रांस पर हमला करने लगे। ऐसे में नेपोलियन ने फ्रांस में शांति कायम की, इसीलिए इन्हें फ्रांसीसी क्रांतिकारी के जनक के रूप में भी जाना जाता है। इसी दौरान 1794 में नेपोलियन बोनापार्ट को फ्रांस की गवर्नमेंट ने वॉर ऑफ टूलो में भेज दिया। यहाँ पर एक आर्मी के कप्तान होने के नाते नेपोलियन ने इस लड़ाई को बड़ी ही बहादुरी और अक्लमंदी के साथ जीत लिया। इस जीत के बाद पूरे फ्रांस में नेपोलियन का ही बोलबाला था। अब बच्चा बच्चा नेपोलियन को जानने और पहचानने लगा था। ठीक 1 साल बाद इन्हें पर्शिया भेज दिया गया और वहां पर नेपोलियन ने हमेशा की तरह इस जंग में भी हीरोइक काम किया और अपने देश को दुनिया में एक विजेता की तरह साबित कर दिया और इसके साथ साथ यूरोप के दूसरे देशों में भी जीत हासिल की। कहा जाता है कि नेपोलियन जहां भी जाता था वहां पर अपनी धाक जमाने के बाद ही वापस लौटता था। आप यहीं से अंदाजा लगा सकते हैं कि नेपोलियन न केवल एक अच्छा सैनिक था, बल्कि उसका दिमाग भी काफी तेज काम करता था। 1792 से लेकर 1797 तक फ्रांस, इटली, ऑस्ट्रिया के वॉर में नेपोलियन ने हिस्सा लिया। इस दौरान उनकी आर्मी बहुत ही कमजोर थी। इसके बावजूद नेपोलियन कोई भी मौका गंवाना नहीं चाहता था। उसने अपनी आर्मी को इकट्ठा किया और घंटों बातें की, उनके साथ बहुत समय बिताया, उनको भाषण दिए। ऐसे में उसकी पूरी सेना नेपोलियन के लिए लॉयल हो गई। अब सेना में मौजूद लोग नेपोलियन के लिए जान भी देने को तैयार थे। ऐसे में उनकी आर्मी ने इटली को हरा दिया और इतिहास में एक गजब का हौसला और उम्मीद देने वाला युद्ध जीतकर अपनी बादशाहत का प्रमाण दिया। इस वॉर के बाद पूरा फ्रांस खुद को नेपोलियन के साथ सेफ महसूस करने लगा था। इस युद्ध के जश्न को मनाने के लिए 1796 में नेपोलियन ने एक पार्टी की, जिसमें उसे एक लड़की मिली जिसकी उम्र 32 वर्ष की थी और उसका नाम जोसेफिन डी व्यूहरनेस था। और आगे चलकर नेपोलियन ने इसी लड़की के साथ शादी करने का फैसला किया। नेपोलियन ज्यादातर बाहर रहता था, जिसके कारण उसकी पत्नी का अफेयर चलने लगा।
जिसके कारण नेपोलियन ने अपनी पहली पत्नी को तलाक देने के बाद 1814 में मैरी लुइस डचेस ऑफ पार्मा से दोबारा शादी की। नेपोलियन द्वितीय उनकी इकलौती संतान थे, जो कि बाद में रोम के राजा भी बने। खैर, इटली के युद्ध के बाद नेपोलियन को फ्रांस आर्मी का कमांड सौंप दिया जाता है। किसी ने नहीं सोचा था कि एक फ्रांसीसी सिपाही आज कमांडर के रूप में पूरी आर्मी की कमान संभालेगा, लेकिन यही साधारण सा सोल्जर आज पूरे यूरोप पर कब्जा कर रहा था, क्योंकि नेपोलियन के सपने बहुत बड़े थे। एक तरफ नेपोलियन जीत पर जीत हासिल कर रहा था, वहीं दूसरी तरफ उसके सपने बड़े होते जा रहे थे। उसे अब फ्रांस की सरकार को अपने कंट्रोल में करना था। यह सब देखते हुए हम कह सकते हैं कि इसमें कोई दो राय नहीं है कि नेपोलियन अब एक डिक्टेटर यानी एक तानाशाह की तरह एक्ट करने लगा था। इसके बाद नेपोलियन की नज़र ब्रिटेन पर कब्जा करने की थी। ब्रिटिश आर्मी इजिप्ट में तैनात थी। नेपोलियन को यह सुनहरा मौका लगा और उसने वहां आक्रमण कर दिया। हालांकि इजिप्ट में तैनात ब्रिटिश आर्मी को हराना इतना भी आसान नहीं था। यह जानते हुए भी नेपोलियन नहीं रुका और युद्ध होने पर जीत तो हासिल कर ली, लेकिन बैटल ऑफ नाइल में नेपोलियन हार गया। इस हार की एक सबसे बड़ी वजह प्लेग बीमारी थी। प्लेग फैलने की वजह से नेपोलियन के अनेक सिपाही मारे गए और जो बचे हुए सिपाही थे वे कमजोर पड़ते गए, जिससे उसको हार का सामना करना पड़ा। फ्रेंच रेवोल्यूशन होने के बाद टेम्परेरी गवर्नमेंट, जिसे डिक्टेटरी कहा जाता था, वो फ्रांस को चला रही थी। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि फ्रांस की कमजोर पॉलिसी की वजह से फ्रांस में इकोनॉमी और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं हो पा रही थी। उन दिनों नेपोलियन की इमेज पहले से ही अच्छी थी, इसीलिए नेपोलियन ने फ्रांस की कमान संभालने का सोचा और अपना संविधान पेश किया तो वहां के लोगों ने हंसी हंसी स्वीकार कर लिया। आइए हम एक बार नेपोलियन के द्वारा दिए गए संविधान पर नजर डालते हैं। इसे 21 मार्च 1804 को स्थापित किया गया था, जिसमें जन्म आधारित विशेष अधिकारों को रोका गया और धार्मिक फ्रीडम की अनुमति दी गई। नेपोलियन ने अपने संविधान में दासता और सामंतवाद को खत्म कर दिया। उसने अपने संविधान में लिखा कि अगर फ्रांस की जनता उसको अपने एम्पीरियर के रूप में स्वीकार करती है तो जमींदारों को उनकी जमीन और प्रॉपर्टी का पूरा हक मिलेगा और वो मालिक बने रहेंगे। ऐसा सुनते ही फ्रांस के सारे जमींदार नेपोलियन की तरफ हो गए। इसके बाद से फ्रांस में मोनार्की का खात्मा हो गया और नेपोलियन सम्राट बन गया। दरअसल जैसे ही फ्रांस में मोनार्की खत्म हुआ, बाकी के पड़ोसी देश इस बात से डरने लगे कि उनके यहाँ की जनता कहीं विरोध ना कर दे। इसीलिए सबसे पहले ऑस्ट्रिया ने अन्य देशों के साथ मिलकर फ्रांस के खिलाफ षड्यंत्र रचना शुरू कर दिया, लेकिन नेपोलियन के अद्भुत तौर तरीकों के आगे कोई भी टिक नहीं पाया। इधर फर्स्ट काउंसिल की ताकत हाथ में आते ही नेपोलियन ने फ्रांस की सिचुएशन को बदलना शुरू कर दिया। इस वक्त तक नेपोलियन ने अनेक कंट्री को अपने अंडर कर लिया था। 1803 में नेपोलियन ने यूरोप के कई देशों के खिलाफ जंग लड़ी, जो साथ में मिलकर फ्रांस पर हमला कर रहे थे। नेपोलियन ने लगातार इन सभी देशों को मुंह तोड़ जवाब दिया और उन देशों को फ्रांस में शामिल करता गया। नेपोलियन के सामने सबसे बड़ी दिक्कत थी ब्रिटेन, ऑस्ट्रिया और रशिया का गठबंधन। इस दौरान 1805 में बैटल ऑफ ट्राफाल्गर हुई। अकेला फ्रांस ब्रिटेन के इस गठबंधन को नहीं हरा सकता था, इसलिए नेपोलियन ने स्पेन और फ्रांस से मिलकर अपनी सेना में जोड़ लिया। लेकिन कहा जाता है कि उन दिनों ब्रिटिश नेवी सबसे मजबूत सेनाओं में से एक थी, जिसके चलते एक और घमासान युद्ध के बाद नेपोलियन को हार का सामना करना पड़ा। नेपोलियन को फ्रांस की इकोनॉमी को बूस्ट करना था, इसीलिए उसने फिर से एक बार ब्रिटेन से पंगा लेने का ठान लिया, क्योंकि उस वक्त ब्रिटिश आर्मी इंडियन ओशन और इंडिया पर कब्जा किए हुए था। इसीलिए इस बार नेपोलियन ने पहले ही कई सारे यूरोप के देशों में अपनी नेवी तैनात कर दी, जिससे ब्रिटिश नेवी को बीच समुद्र में ही हरा दिया जाए। मॉरिशस पार्ट को अपना बेस बनाकर नेपोलियन ने युद्ध छेड़ दिया, लेकिन इस बार भी फ्रांस हार गया। इसके अलावा नेपोलियन को प्रायद्वीपीय युद्ध के चलते कई दूसरे मौकों पर भी हार का मुंह देखना पड़ा। पर यह कहना गलत नहीं होगा कि नेपोलियन को सिर्फ गिने चुने मौकों पर ही हार का मुंह देखना पड़ा, बल्कि ज्यादातर मौकों पर नेपोलियन ने सामने मौजूद दुश्मन को कमजोर सेना के बावजूद भी चारों खाने चित्त करने में कामयाबी हासिल की। और शायद यही वजह है कि आज फ्रेंच के साथ साथ पूरी दुनिया भर में नेपोलियन का नाम एक अच्छे कमांडर के तौर पर याद किया जाता है। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि दुनिया के सामने कभी सर न झुकाने वाले नेपोलियन की मौत किसी दुश्मन के तलवार से नहीं, बल्कि कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी से हुई थी। बता दें कि 6 मई 1821 को नेपोलियन की इस खतरनाक बीमारी ने जान ले ली और इस तरह
दुनिया के बेताज और निडर बादशाह नेपोलियन ने अपना शरीर त्याग दिया। तो दोस्तों, यह थी इतिहास के एक बहादुर योद्धा की सच्चाई। उम्मीद है कि आपकी जानकारी में इजाफा तो हुआ होगा। तो इसी खुशी में वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। इतिहास की अनेकों वीर गाथाएं और सच्चाई जानने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर ले। थैंक्स फॉर वॉचिंग।